अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो हमारा टॉपिक है ये आपके सामने है, इफेक्ट्स ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर्स ऑन टारगेट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ वेजल्स। एक्चुअली हमारे दो टॉपिक्स हैं। कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ वेजल्स एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से, और आज हमने इन दोनों को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले अफेक्ट न्यूरोट्रांसमीटर का सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे पढ़ने से पहले, इस अफेक्ट्स को जानने से पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है क्या। आप एफएससी में कुछ ना कुछ इसके बारे में ज़रूर पढ़ के आएंगे। मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में ओवरव्यू भी दे देता हूँ। देखिए, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्चुअली एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के हिस्से हैं। ठीक है, हमारे पास दो सिस्टम्स हैं ना। हमारे पास एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम दो चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। हम कहते हैं कि उसमें ब्रेन है और उसमें स्पाइनल कॉर्ड है। और फिर दूसरी तरफ हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को इंक्लूड करते हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो सब डिवीजन्स में हम एक तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को इंक्लूड करते हैं, एंटेरिक नर्वस सिस्टम को भी इंक्लूड करते हैं। एंटेरिक नर्वस सिस्टम कुछ किताबें आपको लिखे हुए बताएंगी, कुछ किताबें शायद आपको नहीं बताएंगी एंटेरिक नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की आगे से जो सब ब्रांचेस हैं उनमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी आता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी आता है और एंटेरिक नर्वस सिस्टम भी आता है। और फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के साथ साथ हम स्पाइनल नर्व्स को भी इंक्लूड करते हैं। अब एंटेरिक नर्वस सिस्टम को आप सब डिवीजन दे दो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की, या सब डिवीजन दे दो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, बोथ आर ओके। ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या चीज़ें आएंगी? पहले तो दो चीज़ें आएंगी। क्या? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, दूसरी पेरिफेरल जो हमारी नर्व्स हैं। ठीक है, और फिर जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसके अंदर तीन सिस्टम्स हमने बात की, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और एंटेरिक नर्वस सिस्टम। एक एक करके थोड़ा बहुत इनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं, और आगे फिर हम स्लाइड्स की बात भी करेंगे। एंटेरिक नर्वस जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्यों कहते हैं? बिकॉज ये ऑटोनोमस है, बिकॉज ये ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है इट एक्चुअली हैंडल्स योर हार्ट बीट। कभी हार्ट बीट आपके कंट्रोल में रही है? कभी हार्ट बीट वॉलेंट्री थी? नहीं थी। आप जब से पैदा हुए हैं और जब तक आप इस दुनिया से चले नहीं जाते हैं, हार्ट बीट आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। ठीक है, हाँ, आप मेडिसिन देके हार्ट बीट को इंक्रीज और डिक्रीज तो कर सकते हैं, बट आप कंटिन्यूअसली उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी तरह पेरिस्टालसिस है। पेरिस्टालसिस जितने भी हमारी गट में हो रहे हैं, हमारे इसोफेगस में हो रहे हैं, हमारे सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में हो रहे हैं, या जितनी भी हमारी इंटेरिक नर्वस सिस्टम है उसमें जहां भी पेरिस्टालसिस हो रहा है हमारे कंट्रोल में नहीं है। डाइजेशन आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, जो स्टोमक में जितने काम हो रहे हैं, जितने ग्लैंड्स हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है। पूरा एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, हाँ, वो आपकी डाइट और सर्टेन मेडिसिन से अफेक्ट किया जा सकता है, बट स्टिल वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो फिर एक एक ज़माने में इसको वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम भी कहा जाता था, और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डिवीजन इसको कहेंगे। और ये एक्चुअली स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स को सप्लाई कर रहा है। ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, देखें ना, आपको स्मूथ मसल से जो जितने भी आपके विजराज हैं उनसे जो जो चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं, जो स्मूथ मसल से बने हुए ग्लैंड्स हैं उनसे जो जो चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं, वो आपको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको जो है वो कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, तो फिर कौन सी चीज़ें हम, फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपसे बात की, हार्ट रेट, डाइजेशन, इवन रेस्पिरेटरी रेट, पिपिलरी रिस्पॉन्सेज आप देख लें, यूरिनेशन, सेक्सुअल अराउजल, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये ऑटोमेटिकली हो रही हैं। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली होने के लिए एक सिस्टम का इनको फिजियोलॉजिकली मेंटेन एंड सस्टेन रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए फिर अल्लाह ताला ने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को बनाया। अच्छा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो रेगुलेट करता है बहुत सारे रिफ्लेक्सेस को। किस तरह? एक्चुअली ब्रेन स्टेम से ये सिग्नल्स देगा स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड से इन नर्व्स के थ्रू, इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की नर्व्स के थ्रू आपके ऑर्गन्स तक वो सिग्नल्स जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई एक एक एग्जाम्पल उठा लेता हूँ कि पॉन्स की बात करें,
जो हमारी ब्रेन स्टेम में 3 चीज़ें हैं ना, मिड ब्रेन है, पॉन्स है एंड मेडुला है। अगर आप बात करें सिंपल पॉन्स की, तो पॉन्स आपके ब्रीदिंग रिदम कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ब्रीदिंग रिदम अगर वो कंट्रोल करेगा तो ऑब्वियसली उसने आपको कंट्रोल किया है, आपका ब्रीदिंग रिदम से आपकी रेस्पिरेशन कंट्रोल किया। तो अभी हम कह रहे हैं कि रेस्पिरेटरी कंट्रोल है हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, बट ये पॉन्स कंट्रोल कर रहा है थ्रू योर नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, थ्रू योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। फिर हम बात करें, अगर ये इसमें सिर्फ ब्रीदिंग रिदम से क्या मतलब है, रेस्पिरेटरी रेट नहीं, मैं ब्रीदिंग रिदम की बात कर रहा हूँ। रिदम मीन्स कितनी लंबी इस इंसान में एक्सहेलेशन होनी चाहिए और कितनी लंबी इनहेलेशन होनी चाहिए, कितनी देर ये इनहेल करे, कितनी देर ये एक्सहेल करे, इस चीज को मेंटेन रखना जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम है थ्रू पॉन्स, ठीक है। हमने अभी बात की मिड ब्रेन आपके आई के रिफ्लेक्सेस, हेयरिंग रिफ्लेक्सेस, आपके जो हेयरिंग आप जो देखना चाहते हैं या अपने आई को एफिशिएंसी देखना चाहते हैं, आई पिप्यूलरी रिफ्लेक्स, कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस जो हैं आपके, और जो वेबर रेनीज टेस्ट से आप देखना चाह रहे होते हैं कि आपकी हेयरिंग कैसी है, आपकी हेयरिंग सेंसी न्यूरल कोई लॉस तो नहीं है हेयरिंग में, वो सब चीज़ें अगर आपने देखनी है, और वो सब चीज़ों को जो कंट्रोल कर रहा है वो आपका मिड ब्रेन है, ठीक है। मिड ब्रेन का और भी बहुत से काम है, ऑब्वियसली स्पाइनल कॉर्ड से जो सिग्नल्स आ रहे हैं मेडुला में, आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा में, वो मेडुला ऑब्लोंगेटा से पॉन्स में जा रहे हैं, पॉन्स से फिर आपके मिड ब्रेन में जा रहे हैं, और मिड ब्रेन ने अपनी बहुत सारी इनर्वेशंस दी हुई हैं आपकी सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, और वो उधर जाके इंटीग्रेट होते हैं, ठीक है। तो मिड ब्रेन का ये काम भी है कि वो बहुत सारा सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स ले रहा है स्पाइनल कॉर्ड से, मेडुला से, पॉन्स से, और उनको स्पेसिफिक जगहों पे आपकी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ट्रांसलेट करवाने के लिए भेज देता है। सो ये एक ट्रांसपोर्टर का काम भी करता है, ये रिले सिग्नल्स को रिले भी करेगा। अच्छा, फिर उसके अलावा हम बात कर रहे थे मेडुल्ला की। मेडुल्ला के बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मेडुल्ला के डाइजेशन, मेडुल्ला का काम है सर्कुलेशन, वेजोमोटर टोन मेंटेन करना, कहाँ वेजो कंस्ट्रिक्शन करनी है, कहाँ वेजो डायलेशन करनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक बात करता हूँ, इतनी बड़ी एक डिजीज है जिसको हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम ना करे और आपका मेडुल्ला सही सिग्नल्स ना भेजे, और वेजो मोटर टोन आपके वेस्कुलर स्मूथ मसल्स की लॉस हो जाए, तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो जाती है आपको। ऑर्थोस्टैटिक बहुत सारी और डिजीजेस हो जाती हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में देखिए, नॉर्मली जब आप बैठे हुए से खड़े होते हैं, तो जब आप बैठे से खड़े होते हैं तो आपकी पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस एकदम इंक्रीज हो जाती है और आपके हार्ट रेट एकदम बढ़ जाता है। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, मेडुला कंट्रोल करता है कि इसका, क्योंकि ये खड़ा हुआ है, सिटिंग पोजीशन से खड़ा हुआ है, इसकी ब्लड पुलिंग हुई है लेग्स की तरफ, तो एकदम ब्लड हार्ट को कम पहुंचेगा, और एकदम ब्लड अगर हार्ट को कम पहुंचा तो ब्रेन को कम पहुंचेगा और इसका सर चकराएगा और ये गिर जाएगा, ठीक है। ये चीज कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला ने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को ये कहा हुआ है कि जब ये मतलब ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने ये सिस्टम इसलिए बनाया कि आप जब बैठने से खड़े होंगे, जैसे ही खड़े होंगे, तो ऐसा इंटीग्रेटिव सिस्टम अल्लाह ताला ने क्रिएट किया है कि फौरन से वेस्कुलर रेजिस्टेंस होगी, फौरन से हार्ट रेट इंक्रीज होगा, और हार्ट थोड़ी देर के लिए एकदम तेजी से ब्लड फेंकेगा, ताकि ब्रेन की सप्लाई कॉम्प्रोमाइज ना हो, बिकॉज ऑफ द पूलिंग ऑफ ब्लड, बिकॉज पेशेंट इज नाउ ऑन स्टैंडिंग पोजिशन फ्रॉम लाइंग पोजिशन, ही जस्ट स्टैंड फ्रॉम द लाइंग पोजिशन, ठीक है। तो सिटिंग से लाइंग पोजीशन में जाए या लाइंग से सिटिंग पोजीशन में आए तो फर्क नहीं पड़ता, बट सिटिंग या लाइंग पोजीशन से आप स्टैंडिंग पोजीशन में जाएंगे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रेविटी से ब्लड नीचे जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम अब बात करें, बहुत हमने भी बात की, जो डायरेक्शन की बात की, पेरिस्टालसिस की बात की, वो सब कुछ कंट्रोल हो रहा है आपके सिंपैथेटिक सिस्टम से और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, जो जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आपके दो हिस्से हैं, ठीक है। अच्छा, अक्सर हम कहते हैं कि सिंपैथेटिक सिस्टम आपको फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, सिंपैथेटिक, और हम कहते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक जो है वो इस तरह का नहीं है, उसमें सिंपल रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम कहते हैं हम उसको, कि वो रेस्टिंग है और डाइजेस्टिंग स्टेज में होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक, और सिंपैथेटिक हमेशा फाइट
फ्राइट भी वैसे इसे कहते हैं, फाइट और फ्राइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में होता है। सिंपैथेटिक सिस्टम आपके फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट करता है। डाइजेस्ट एंड रेस्ट के लिए आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम चाहिए होता है। ये क्यों कह रहा हूं मैं, इसको आगे अब डिस्कस करते हैं। ये मैंने आपको सिंपल एक इंट्रोडक्शन दी है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में देख लें, सिस्टम सिंपैथेटिक जो है वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स करेगा, पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट करेगा। ये कुछ अफेक्ट्स हैं जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी डिफरेंट ऑर्गन्स पे ये अफेक्ट्स को जो है वो इंटीग्रेट करवाते हैं, इन अफेक्ट्स को कैरी करते हैं। अगर पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे और इन ऑर्गन्स के रिसेप्टर्स पे जाके अटैच होंगे, तो दोनों सिस्टम्स के न्यूरोट्रांसमीटर जब अटैच होंगे जाके रिसेप्टर्स पे, तो दोनों का डिफरेंट रिस्पॉन्स आएगा। सिंपैथेटिक अटैच होंगे तो डिफरेंट रिस्पॉन्स आएगा, पैरासिम्पैथेटिक अटैच होंगे तो डिफरेंट रिस्पॉन्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां आप देखिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर वो प्यूपिल पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का रिलीज्ड न्यूरोट्रांसमीटर जाके अटैच होता है, इट डायलेट्स प्यूपिल। देख लें, उसी प्यूपिल पे अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का रिलीज्ड न्यूरोट्रांसमीटर जाके अटैच होगा तो इट कॉन्ट्रैक्ट्स प्यूपिल। दोनों के अपोजिट इफेक्ट है। देखिए, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन दोनों इफेक्ट्स को, हम अक्सर इन दोनों को ये भी कहते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो ऑन है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को कहते हैं ये ऑफ सिस्टम है। वो ऑन सिस्टम है, ऑफ सिस्टम है। अक्सर हम ये भी कहते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इनहिबिटरी सिस्टम है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटरी सिस्टम है। ये हर चीज को इट एक्टिवेट्स एवरीथिंग, राइट। तो फिर जाहिर है, मैंने अभी हमने बात की थी कि व्हेन यू आर इन अ स्टैंडिंग पोजीशन सडनली फ्रॉम लाइंग पोजीशन, तो फिर उससे ये होगा कि आपकी वेसोकंस्ट्रिक्शन हो रही है, एकदम आप एक्टिवेट कर रहे हैं अपनी वेस्कुलर स्मूथ मसल्स को, और आप एक्टिवेट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ योर हार्ट को। ठीक है, तो ये एक्टिवेट हो रहा है ना, इसमें ऑफ तो कुछ भी नहीं है, दोनों चीजें ऑन हो रही हैं, तो इसलिए इसे हम ऑन सिस्टम भी कहते थे। बट कुछ चीजों की वजह से अब ये लफ्ज हम यूज नहीं करते, क्योंकि पेरिस्टालसिस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज करता है, इसलिए हम ये कहते हैं कि वहां पे तो ये ऑफ सिस्टम है। सिंपैथेटिक सिस्टम जो है, सिंपैथेटिक जो है वो पेरिस्टालसिस को डिक्रीज कर रहा है। तो हमने तो ये कहा था कि सिंपैथेटिक हर चीज को एक्टिव कर रहा है, तो फिर वहां जाके ये बात गलत हो जाती है। इस वजह से अब हम ये वर्ड्स यूज नहीं करते। अच्छा, फाइट और फ्लाइट में होता क्या है, आप देखें, अब फाइट और फ्लाइट में होता क्या है, एड्रेनालिन रश आता है, हर चीज एकदम एक्टिवेट हो जाती है, आपके पीपल डायलेट हो जाते हैं, आप एकदम डरते हैं, कपकपी तारी होती है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, दिमाग का फ्लो बढ़ जाता है, आपकी स्केलेटल मसल्स में जान आ जाती है और आप एकदम भाग पड़ते हैं। देखें, ये सारे का सारा सिंपैथेटिक ने हैंडल किया। दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज फाइट और फ्लाइट सिस्टम, या फ्राइट भी कह देते हैं। ठीक है, तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स सारा सिंपैथेटिक दे रहा है, हर चीज तो एक्टिवेट कर रहा है। स्केलेटल मसल टोन एक्टिवेट कर रहा है, आपकी स्केलेटल मसल टोन एक्टिवेट करने के साथ साथ आपके सारे की ब्लड सप्लाई बढ़ा रहा है, आपकी पेरिफेरल ब्लड सप्लाई बढ़ा रहा है, वेसोकंस्ट्रिक्शन करवा रहा है, आपकी हार्ट बीट इंक्रीज करवा रहा है, आपकी स्केलेटल मसल्स में सर्कुलेशन बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से आपकी स्केलेटल मसल्स में जान आई है, आपकी लेग्स में जान आई है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगी है पूरी बॉडी में खून की, एकदम एड्रीनालिन निकला है, एड्रीनालिन ने हर चीज को एक्टिवेट कर दिया है, वो सारे हार्मोन्स जो आपको इस वक्त चाहिए एक एक्टिव फाइट रिस्पॉन्स के लिए, वो सारे एक्टिवेट हो गए हैं। और आपकी आंखें, मतलब वो कहते हैं ना, किसी को देख के उसकी, तो मैंने उसको देखा, मेरी तो आंखें ही खुल गई। वो जो आंखें खुल रही हैं वो एक्चुअली सिंपैथेटिक खुल रहा है, बिकॉज यू कैन रीड इट हियर, इट डायलेट्स पीपल। बहरहाल मैं काफी लंबी एक्सप्लेनेशन इसकी दे चुका हूँ। अच्छा, कुछ इसका ना एक काम करने का कुछ थोड़ा सा तरीका है। वो जो काम करने का तरीका है मैं कोशिश करूंगा, चलो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, एंड पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सो फिर ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, इसके ये इफेक्ट्स हैं, इसको फिर हम आगे भी देख लेते हैं। ठीक है, physiology of the ANS autonomic tone, a balance between sympathetic and parasympathetic activity regulated by hypothalamus। ठीक है, हाइपोथैलेमस के थ्रू कैसे रेगुलेट होता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जो पिट्यूटरी पे जाके अटैच होते हैं, और पिट्यूटरी फिर उन हार्मोन्स के सिग्नल्स आपके ब्लड में देता है, और वो स्पेसिफिक ऑर्गन्स पे जाके वो सिग्नल्स पहुंचते हैं और वहां से वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। सो फिर पहले हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को सिग्नल्स देता है, और फॉर एग्जांपल मैं थायराइड हार्मोन की बात करता हूं, हाइपोथैलेमस थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है जो पिट्यूटरी पे जाके अटैच होता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी पे। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी पे जब थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जाके अटैच होगा, तो पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगी। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब ब्लड में जाएगा,
तो वो थायराइड को जाके स्टिमुलेट करेगा और थायराइड फिर T4 और T3 रिलीज कर देगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ठीक है, सो हाइपोथैलेमस इस तरह से आपके ग्लैंड्स को, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स को और आपके हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ये काम भी है कि वो सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इन दोनों में बैलेंस रखे। फॉर एग्जांपल मैंने भी आपसे कहा, बल्कि आप ये फैक्ट्स में देखें, आप ये सारे खुद पढ़ लीजिएगा। हार्ट पे एक्सेलरेट्स हार्ट बीट, स्टोमिक इनहिबिट्स डाइजेशन। ठीक है, इनहिबिट्स डाइजेशन हाउ? बिकॉज इट डिक्रीजेस पेरिस्टालसिस, दैट्स हाउ। ठीक है, ये लिवर पे देख लीजिएगा, ग्लूकोज इंक्रीज करेगा फ्रॉम लिवर। कैसे ग्लूकोज इंक्रीज करता है? बाय ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोजन जो है उसको तोड़ता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और फिर ग्लूकोज आपकी बॉडी में इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये सारे आप पढ़ लीजिएगा। उस तरफ दोनों अपोजिट होंगे। देखें राइट साइड, लेफ्ट साइड पे देखें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्सेलरेट्स हार्ट बीट, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्लोज हार्ट बीट। स्टोमक पे देखिए इनहिबिट्स डाइजेशन, राइट पे देखिए पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट्स डाइजेशन, लिवर पे देखिए स्टिमुलेट्स, क्या था? स्टिमुलेट्स ग्लूकोज रिलीज बाय लिवर, हाउ? बाय ग्लाइकोजिनोलाइसिस। यहां देखें स्टिमुलेट्स गॉल ब्लैडर, कोई लिवर पे इफेक्ट नहीं होता पैरासिम्पैथेटिक का, इट डजंट इंक्रीज ग्लूकोज और शुगर इन योर ब्लड। एड्रिनल ग्लैंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन वही है एड्रिनलिन। मैंने भी आपसे क्या कहा था? फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, विच इज गवर्न्ड बाय एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन। यहां पे आप देख लीजिए सिंपैथेटिक सिस्टम एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन रिलीज कर रहा है फ्रॉम योर एड्रिनल मेडुला। ठीक है, यहां से देख लिए कॉन्ट्रैक्ट्स गॉल ब्लैडर, वहां पे सिंपैथेटिक में रिलैक्सेस ब्लैडर। ठीक है, और फिर इस तरह से ही आगे भी सारे के सारा होगा। स्टिमुलेट्स इजैकुलेशन इन मेल एंड अलाउस ब्लड फ्लो टू सेक्स ऑर्गन। ठीक है, ये सारों के एक दूसरे से अपोजिट काम है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक काम कंटिन्यूअसली चलता रहे तो क्या वो ठीक होगा? अगर एक काम को मैं कहूं कि एक काम को जो है वो मैं कंटिन्यूअसली चलने देना चाहता हूं, अगर मैं कहता हूं मैं सिंपैथेटिक को अपोज नहीं करना चाहता फ्रॉम पैरासिम्पैथेटिक, जैसे मैं कहता हूं कि मैं चाहता हूं कि एक्सिलरेट होती रहे हार्ट बीट, इसको अपोज करने के लिए कोई फोर्स ना बनी हुई हो, कोई पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ना हो, तो क्या ऐसा होगा? क्या क्या ये ठीक बात है? क्या ये फिजियोलॉजिकल मैनर है? क्या हमारी बॉडी इस तरह से ठीक चल सकती है? नहीं। देखें, हार्ट बीट बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, एक टाइम पे आगे खत्म हो जाएगी और आपका हार्ट एरिथमिक हो जाएगा और हार्ट अटैक हो जाएगा आपको। तो उस हार्ट बीट को एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा चलने से बचाने के लिए, उस हार्ट बीट को इंक्रीज होने से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी रखा है कि ये अगर एक्सेलरेट कर दे एक हद से ज्यादा तो वहां से पैरासिम्पैथेटिक एकदम एक्टिवेट हो जाए और वो डिसेलरेट कर दे, वो एक्सेलरेट ना होने दे, फिर वो कम कर दे उस एक्सेलरेशन को। जैसे तो फिर जो मैक्सिमम हार्ट रेट होती है किसी किसी भी बंदे का, जो मैक्सिमम हार्ट रेट होता है, वो मैक्सिमम हार्ट रेट को अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसकी जो एज होगी उसको माइनस कर देंगे 220 में से। अगर किसी इंसान की 26 ईयर्स ओल्ड एज है तो उसको अगर 220 से माइनस करें तो 194 बनता है। ठीक है, तो 194 जो हार्ट रेट होगा वो उस 26 साल के इंसान के लिए मैक्सिमम हार्ट रेट होगा। 196 के बाद उसको हार्ट अटैक हो जाएगा, एरिथमियास शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सेज हैं, इसको अभी आपने पढ़ लिया। इनवॉलेंटरी डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम, बिकॉज इट इज, मैंने भी आपसे कहा, ये ऑटोनोमस काम कर रहा है, दैट इज वाई इसका नाम भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक न्यूरॉन्स कंडक्ट इंपल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू ग्लैंड, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। देखें किस तरह से होगा ये कंडक्ट इंपल्सेस, हाउ इट कंडक्ट इंपल्सेस, इंपल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्पाइनल कॉर्ड टू ग्लैंड्स। अच्छा देखें, ये थोड़ी सी बात कॉम्प्लेक्स है, इसको समझ लीजिएगा, मैं आसानी से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ब्रेन स्टेम से फॉर एग्जांपल एड्रिनल मेडुला, मैंने भी आपसे कहा कि वो सर्कुलेशन कंट्रोल करता है। ठीक है, एड्रिनल मेडुला से एक इंपल्स आई, एक नर्व इंपल्स आई आपके थोरेसिक रीजन में, और थोरेसिक रीजन से सिंपैथेटिक नर्व्स ने उसको रिसीव किया, सिंपैथेटिक नर्व्स ने उसको रिसीव किया, और उसके बाद फिर कुछ गैंग्लियॉन्स आपके वर्टिब्रा के साथ साथ चलते हैं, पूरी वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ आपके कुछ गैंग्लियॉन्स चलते हैं। ठीक है, जिनको पैरावर्टिब्रल गैंग्लियॉन भी कहते हैं, और भी टाइप के गैंग्लियॉन होते हैं, मैं सिर्फ इनकी बात कर रहा हूँ। ये गैंग्लियॉन एक स्टेशन है, एक गैंग्लियनिक बॉडी एक स्टेशन है जिस पे एक सवारी उतरती है और वो सवारी वहां से ट्रेन बदल के दूसरी ट्रेन पे बैठ जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि एक बंदा जो बहावलपुर से चला था वो अब उकाड़ा उतरा है और उकाड़ा से उसने एक और ट्रेन पकड़ी है ताकि वो लाहौर पहुंच जाए। ठीक है, बहावलपुर से वो चला था, कहां से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वो चला,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वो चल के भावलपुर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वहां से वो चला और वो उकाड़ा पहुंचा। ठीक है, उकाड़ा पहुंचने के बाद उसने एक उसने वहां पे उकाड़ा में कुछ नर्व्स थी, सिंपैथेटिक नर्व्स थी, जिनको उनको रिसीव किया है। सिंपैथेटिक नर्व्स ने उसको रिसीव कर लिया उकाड़ा स्टेशन पे। अब वहां से जो सिंपैथेटिक नर्व्स थी उन्होंने उसको नई ट्रेन पे बिठा दिया, जिसको हम कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। ये जो नई ट्रेन है, ये जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, ये ट्रेन अब उसको कहां ले जाएगी? अब उसको ले जाएगी लाहौर। ठीक है, अब लाहौर क्या है? वो गैंग्लियोनिक बॉडी। अच्छा, उस गैंग्लियोनिक बॉडी पे ले गए, वो जो गैंग्लियोनिक बॉडी जो वर्टिब्रा के साथ साथ चल रहे थे। ठीक है, अच्छा, अब वो गैंग्लियोनिक बॉडी पे ले गए, तो जब वो लाहौर पहुंचेगा तो वो बंदा जो लाहौर पहुंचाया है अब सिंपैथेटिक फाइबर्स ने प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स के थ्रू, ये भी सिंपैथेटिक फाइबर्स प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो हम पहले प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स की बात कर रहे हैं। तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो निकल रहे हैं, शॉर्ट फाइबर्स होते हैं, जो वर्टिब्रा से निकले, जहां से नर्व्स ने निकलना था, और प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स तक पहुंच गए। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स पे अब प्री गैंग्लियोनिक फाइबर का वो जो गैंग्लियन था, उसको हम क्या कह रहे थे? वो लाहौर है। ठीक है, अब वो जो नर्व इंपल्स, वो जो बंदा बहावलपुर से चला, उकाड़ा पहुंचा, सिंपैथेटिक नर्व्स ने उसको रिसीव किया, सिंपैथेटिक नर्व्स ने उसको अब ये कहा कि तुम लाहौर, उसको ट्रेन चेंज करवाई, उसकी नर्व इंपल्स को, उस नर्व इंपल्स को हम बंदा कह रहे हैं, उसको अब ट्रेन चेंज करवा के हमने प्री गैंग्लियोनिक ट्रेन पे बिठा दिया। प्री गैंग्लियोनिक ट्रेन उसको ले गई लाहौर स्टेशन पे। लाहौर स्टेशन पे एक और ट्रेन खड़ी थी जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नाम था जिसका। ठीक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक ट्रेन अब वेट कर रही है। पोस्ट गैंग्लियोनिक ट्रेन बंदा नहीं लेके जाएगी, वो सामान लेके जाएगी जो वो बंदा ब्रेन से लेके आया है। वो क्या है? एसिटाइलकोलिन। वो एसिटाइलकोलिन उस ट्रेन पे रखवा देंगे, जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स की ट्रेन है। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स की ट्रेन पे हमने एसिटाइलकोलिन रख दिया। ये एसिटाइलकोलिन पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर की ट्रेन से ऑर्गन्स तक पहुंचेगा। ठीक है, और जब वो उस ऑर्गन तक पहुंचेगा तो उस ऑर्गन पे जाके एसिटाइलकोलिन उन रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा। वहां फिर एक और स्टेशन है, उस ऑर्गन पे एक और स्टेशन है। वो स्टेशन किन दो चीजों के बारे के दरमियान है? पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स के दरमियान है, और वो स्टेशन किसके दरमियान है? ऑर्गन्स के दरमियान है। अब हम ऑर्गन तक उस इंसान को पहुंचा चुके हैं। ठीक है, हम उस नर्व इंपल्स को अब ऑर्गन तक पहुंचा चुके हैं। वहां पे वो नर्व इंपल्स कैसे एक्ट करेगी? वो एसिटाइलकोलिन जाके उन रिसेप्टर्स पे अटैच होगा, और वहां से एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन रिलीज होगी, और उस ऑर्गन पे एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन का इफेक्ट आएगा। एड्रिनल मेडुला से नर्व इंपल्स आया था, सर्कुलेशन के लिए आया था। एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन रिलीज होगी तो वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। तो जब आप सिटिंग पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन में जाते हैं, इस तरह से वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है। फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से गौर से सुनिएगा। अब मैं वो ट्रेन वाली एग्जांपल नहीं दे रहा। ठीक है, नर्व इंपल्स मेडुला से चला, सिंपैथेटिक नर्व्स ने रिसीव किया, सिंपैथेटिक नर्व्स ने प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स को वो नर्व इंपल्स दिया, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स गैंग्लियोनिक बॉडी तक गए, गैंग्लियोनिक बॉडी पे जाके उन्होंने एसिटाइलकोलिन रिलीज किया। अगर ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स भी होती तो भी एसिटाइलकोलिन ही रिलीज होता। ठीक है, दोनों एसिटाइलकोलिन गैंग्लियोनिक बॉडी पे दोनों ही एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं। आगे से सिंपैथेटिक नर्व्स ने एसिटाइलकोलिन जो को रिसीव किया, और वहां से अब वो नर्व इंपल्स चल पड़ा है आपकी ऑर्गन की तरफ। क्योंकि सर्कुलेशन मेंटेन करनी है तो जा कहां रहा है? वेजल्स के करीब, आर्टरीज और वेन्स के करीब। आर्टरीज और वेन्स पे पहुंचा, वहां पर एक और सिनेप्स है, एक और स्टेशन है। उधर जाके क्योंकि ये सिंपैथेटिक नर्व्स लेके आ रही हैं, एड्रिनालिन नॉर एड्रिनालिन रिलीज होगा। एड्रिनालिन नॉर एड्रिनालिन वेसोकंस्ट्रिक्शन करवा देगा। पैरासिम्पैथेटिक होता है यहां पे ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, ये सिंपैथेटिक में स्प्लैंक्निक नर्व्स होती हैं, और अगर ये पैरासिम्पैथेटिक हो तो वेगस नर्व्स होती हैं, ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो फिर वहां पे जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होंगे, उससे जो एसिटाइलकोलिन दोनों का सिमिलर है, सिंपैथेटिक का भी पैरासिम्पैथेटिक का भी। आगे चेंज आएगा, आगे बदलाव आएगा। जाके अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स थे तो वो वहां पे जाके ऑब्वियसली उन्होंने एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन रिलीज किया है, ये जाके आगे एसिटाइलकोलिन ही रिलीज करेंगे। पैरासिम्पैथेटिक का पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स भी एसिटाइलकोलिन ही रिलीज करते हैं, ये रिलीज नहीं करते एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन सिर्फ और सिर्फ सिंपैथेटिक रिलीज करते हैं। तो अगर पैरासिम्पैथेटिक ने एड्रिनल मेडुला से रिसीव किया था
सिग्नल नर्व इंपल्स, तो नर्व्स वेजोडाइलेट होंगी क्योंकि वहां पे एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है। और अगर सिंपैथेटिक नर्व्स ने रिसीव किया था न्यूरोट्रांसमीटर को, नर्व इंपल्स को, तो फिर वो जाके वहां पे वेजोकंस्ट्रिक्शन कॉज करवा देंगे। ठीक है, अगर यही एड्रिनल मेडुल्ला सर्वाइकल रीजन में अपना नर्व इंपल्स भिजवाता, वहां पे पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स पहुंची हुई हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स के थ्रू पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स को एसिटाइलकोलिन देते, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स भी जाके उन वेजल्स को एसिटाइलकोलिन ही देता और वेजोडाइलेशन हो जाती। ठीक है, थोड़ी सी एक्सेप्शंस हैं इन बातों की, उनको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एएनएस न्यूरॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग, ये सारी बातें आप पढ़ चुके हैं, ये सारे वो इफेक्ट्स हैं। सिक्रीशन ऑफ सर्टेन ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स, रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट बिकॉज इट इंक्रीजेस द कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड ऑल्सो डिसलरेट द कॉन्ट्रैक्टिलिटी। सिंपैथेटिक के थ्रू इंक्रीज करेगा, पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू डिक्रीज करेगा। रोल ऑफ एएनएस क्या है, इसको आप देख लीजिए। रोल ऑफ एएनएस इज कॉन्स्टेंटली फाइन ट्यून फंक्शनिंग। मैं सारी बातें आपसे, इतनी लंबी जो मैंने तकरीर की है, ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ आपसे। ये देख लें, एएनएस इज ऑलवेज ऑन, ऑटोमेटिकली ऑन है, कभी बंद हुआ है? कभी बंद हो सकता है? आप सो रहे हैं, कभी हार्ट बंद हुआ है? आप खेल रहे हैं, कभी हार्ट बंद हुआ है? आप खा पी रहे हैं, कभी हार्ट बंद हुआ है? हार्ट तो कभी भी बंद नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज ऑन। दो सिस्टम है जी एएनएस के, हम सारी में आपको बात कर चुका हूं। एसएनएस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहां पे है? आपके थोरैकोलंबर रीजन में, थोरैसिक रीजन ऑफ वर्टिब्रा एंड लंबर रीजन ऑफ वर्टिब्रा। और पैरासिम्पैथेटिक कहां पे है? सर्वाइकल रीजन ऑफ वर्टिब्रा, सैक्रल रीजन ऑफ वर्टिब्रा। तो पैरासिम्पैथेटिक किन नर्व्स के थ्रू कंट्रोल करता है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स में? वेगस। सिंपैथेटिक स्प्लैंक्निक वेसल्स, स्प्लैंक्निक नर्व्स। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, फाइट और फ्लाइट, हम ये सारी बात मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसको एक दफा देख लें, पढ़ लें। इंक्रीज स्वेटिंग, डिक्रीज पेरिस्टाल्सिस, दैट्स व्हाई ये डिक्रीज पेरिस्टाल्सिस पढ़ रहे हो, इस वजह से इसका ये वर्ड खत्म हुआ था एक्टिवेटरी। उन्होंने कहा था नहीं, ये सिर्फ एक्टिवेशन नहीं करता, ये डीएक्टिवेट भी करता है पेरिस्टाल्सिस को, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेट कर रहा है हर चीज को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक इफेक्ट देख लीजिए, फाइट, हाँ यहाँ फ्राइट रिस्पॉन्स देखें, फ्राइट भी आया हुआ है ऑब्वियसली, और फ्लाइट। ठीक है, कौन कौन से? नॉर एपिनेफ्रीन पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स पे, एपिनेफ्रीन फ्रॉम एड्रिनल मेडुल्ला। एपिनेफ्रीन एड्रिनल मेडुल्ला से रिलीज होता है, आप एड्रिनल मेडुल्ला पे जाके एक्शन करते हैं, वहां से एड्रिनल मेडुल्ला में से एपिनेफ्रीन यूज होता है। नॉर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर इफेक्ट्स हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएंगे, कॉन्ट्रैक्टिलिटी हार्ट की इंक्रीज करवाएंगे, वेजो कंस्ट्रिक्शन से ब्लड प्रेशर बढ़वाएंगे, हर चीज को इंक्रीज ही कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉर एपिनेफ्रीन जो है वो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर से रिलीज होता है, और एपिनेफ्रीन एड्रिनल मेडुल्ला से रिलीज होता है। किस तरह से कि यही पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जाके एड्रिनल मेडुल्ला पे जाके सिनैप्स करेंगे, जो वहां पे जाके सिनैप्स करेंगे तो वहां पे आपका, वहां से एड्रिनल मेडुल्ला से डायरेक्टली एपिनेफ्रीन रिलीज हो जाएगा, वहां पे जाके आपको कोई एक और सिनैप्स नहीं बनाना। ये थोड़ी सी एक्सेप्शन थी यहाँ पे। बाकी जितनी भी मैंने आपसे बातें की हैं, मैंने आपसे ये बात की कि जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर से जब पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स को एसिटाइलकोलिन मिलता है, तो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जाके ऑर्गन के साथ एक और सिनैप्स बनाते हैं, एक और स्टेशन बनाते हैं, फिर वहां पे जाके एड्रिनल और एड्रिनलिन और एड्रिनलिन रिलीज होते हैं, ऑर्गन पे इफेक्ट आता है और फिर वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है, या फिर जहां भी वो जाएंगे, हार्ट होगा तो इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी, लिवर होगा तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एपिनेफ्रीन आपने रिलीज करना है, ये जब एपिनेफ्रीन रिलीज करवाना होता है तो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जाके सिनैप्स नहीं करते, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जाके डायरेक्टली एड्रिनल मेडुला पे अटैच होते हैं और वहां से डायरेक्टली एड्रिनलिन ब्लड में इंक्रीज करवा देते हैं। ठीक है, इनका डबल सिनैप्स नहीं होता। आप कहीं भी सिंपैथेटिक को पढ़ेंगे तो वो लिखा होगा कि इनमें डबल सिनैप्स होता है। तो पहला सिनैप्स कहां था? गैंग्लियोनिक बॉडी पे। सेकंड सिनैप्स कहां है? ऑर्गन पे। ठीक है, ये दो सिनेप्टिक इफेक्ट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। ये सारे इफेक्ट्स हैं जनाब, ये सारे इफेक्ट्स देख लीजिए सिंपैथेटिक के, ये भी सारे के सारे इफेक्ट्स हैं। ये इफेक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है आपने, आपकी बुक्स में भी ये इफेक्ट्स लिखे होंगे कि आई पे क्या इफेक्ट्स हैं, अभी हम पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, ये यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं कि आई पे क्या इफेक्ट है, मसल्स पे क्या इफेक्ट है, स्केलेटल मसल्स पे क्या इफेक्ट है, वेजल्स पे क्या इफेक्ट है, सिंपैथेटिक का एंड पैरासिम्पैथेटिक का। देखें, जहां वेजो कंस्ट्रिक्शन इफेक्ट है सिंपैथेटिक सिस्टम का, वहीं पैरासिम्पैथेटिक वेजो डायलेशन भी करवाता है बाय रिलीजिंग द एसिटाइलकोलिन फ्रॉम वेगस नर्व। ठीक है,
तो फिर इसलिए हर चीज को अगर आपने डिक्रीज करवाना है, आपने हार्ट रेट डिक्रीज करवाना है, वेगस नर्व से एसिटाइलकोलिन रिलीज करवा लें। आपने ब्लड प्रेशर डिक्रीज करवाना है, आप वेगस नर्व से कहें कि वो एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं, ठीक है। आपने डेट्रूजर मसल्स जो हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, क्योंकि मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स आए, ताकि आपको महसूस हो कि आपको वॉशरूम आया है, आपको मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स आया, आपको यूरिनेशन की जरूरत है, तब आप एक्टिवेट करवाएं अपने सिंपैथेटिक इफेक्ट को, या पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट को कहें, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को कहें कि वो जाए, मतलब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम खुद जाके वहां पे एसिटाइलकोलिन रिलीज करवाता है, डेट्रूजर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है और आपको मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स आता है। सिंपैथेटिक ऐसा नहीं करता, यहां पे सिंपैथेटिक का फिर उल्टा काम है, यहां पर सिंपैथेटिक एक्टिवेट नहीं कर रहा, उल्टा रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। ये देख लीजिए, डेट्रूजर मसल्स जो हैं और सिल जो है ये रिलैक्स हो रहे हैं, डेट्रूजर मसल रिलैक्स नहीं होने चाहिए अगर आपको मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स को एक्टिवेट करना है तो, ठीक है। ये थोड़ी सी एक्सेप्शन है, इनको आपको बार 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 याद करना पड़ेगा। दो एक्सेप्शंस की हमने बात की हैं जहां एक्टिवेट नहीं हो रही चीज, एक पेरिस्टाल्सिस एक्टिवेट नहीं हो रहा, एक डेट्रूजर मसल्स एक्टिवेट नहीं हो रहे, वरना हर जगह पे कॉन्ट्रैक्शन ही है सिंपैथेटिक में, सिवाय इन दोनों जगहों पे, इनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, इनमें एक्टिवेशन नहीं है। सिंपैथेटिक रिस्पॉन्सेज देखें, ये क्या करता है, ब्लड सप्लाई को भी स्केलेटल मसल्स में इंक्रीज करता है, लेकिन अब ये कार्डियक मसल को भी आपके ब्लड सप्लाई इंक्रीज करेगा, लिवर और एडिपोज टिश्यूज को भी आपकी ब्लड सप्लाई इंक्रीज करेगा। स्केलेटल मसल्स को इंक्रीज करेगा ब्लड सप्लाई, तो ही तो आपका फ्लाइट रिस्पॉन्स आता है, तो ही आप डरते हैं और भाग पड़ते हैं, तो ही तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आप में जान लाता है कि आपको जब डर लगता है आप एकदम भाग जाते हैं और एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाता है, कोई इफेक्ट नहीं है पैरासिम्पैथेटिक का ग्लाइकोजिनोलाइसिस पे, लिवर पे। लाइपोलाइसिस भी करवाएगा सिंपैथेटिक, इसमें सब कुछ रेस्ट एंड डाइजेस्ट है, सब कुछ पुरसकून है, ठीक है। देख लें, दो बिल्कुल अपोजिट, हर चीज जो मैंने अभी सिंपैथेटिक की बताई है उससे उलट पैरासिम्पैथेटिक में होगा, ठीक है। ये आप ये पढ़ लें, एसिटाइलकोलिन एज न्यूरोट्रांसमीटर, दोनों जगहों पे, गैंग्लियोनिक बॉडी में भी न्यूरोट्रांसमीटर आपका एसिटाइलकोलिन है पैरासिम्पैथेटिक में, और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स भी जाके आपके विजरास पे, ऑर्गन्स पे, वेजल्स पे एसिटाइलकोलिन ही रिलीज करते हैं, बट सिंपैथेटिक में ऑर्गन्स पे क्या रिलीज होता है, एड्रेनलिन और एड्रेनलिन इंस्टेड ऑफ एसिटाइलकोलिन। रिलैक्सिंग इफेक्ट है जी, हार्ट रेट भी डिक्रीज, डायलेट्स विजरल, मतलब वेस्कुलर स्मूथ मसल ऑफ वेजल्स टू विजरास, वो भी डिक्रीज, वहां भी वेजो डायलेशन इंक्रीज करता है आपकी डाइजेस्टिक एक्टिविटी, यहां पे ये इंक्रीज कर रहा है, यहां ये रिलैक्स नहीं कर रहा, यहां ये कॉन्ट्रेक्शन करवा रहा है आपकी और पेरिस्टाल्सिस करवा रहा है आपकी गट की, ठीक है। वो सिंपैथेटिक रिलैक्स करता था, ये कॉन्ट्रेक्शन करवा रहा है और पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज करता है। इस बात से आप इस बात का अंदाजा लगाइए, जो निकोटीन होता है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो स्मोकर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि जब तक हम स्मोक नहीं करते मॉर्निंग में हमें वॉशरूम नहीं आता। अब आप इस बात को यहाँ पे देखें, इंक्रीजेस डाइजेस्टिक एक्टिविटी, वो जैसे ही स्मोकिंग करते हैं निकोटीन सेक्टर एक्टिवेट होता है, निकोटीन सेंटर जैसे ही एक्टिवेट होता है वो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स पे एसिटाइलकोलिन अटैच करवाता है, एसिटाइलकोलिन जैसे ही अटैच होता है एसिटाइलकोलिन पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज करवाता है और फिर स्मोकर्स को वॉशरूम आ जाता है, ठीक है। ये एक क्रूड सी एग्जांपल थी जिससे अक्सर आपने देखा होगा कि स्मोकर्स सुबह उठ के सबसे पहले स्मोक करते हैं वॉशरूम जाने से पहले भी, ठीक है। और इसका एक और फैक्ट भी है, पैरासिम्पैथेटिक एक्चुअली डिक्रीजेस द टोन ऑफ दैट स्फिंक्टर, एनल स्फिंक्टर, जब स्फिंक्टर रिलैक्स होगा तो फिर ऑब्वियसली डेफिकेशन रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाएगा। द फॉलोइंग इफेक्ट्स आर सीन एज रिजल्ट ऑफ, ये देख लें जी, यहां पे भी सारी बातें की गई हैं। इंक्रीज डिक्रीज स्वेटिंग, इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस, डिक्रीज, हर चीज देखें डिक्रीज है, हर चीज डिक्रीज है, हर चीज डिक्रीज है, सिर्फ प्यूपिल कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, ठीक है। डिक्रीज ब्लड प्रेशर, डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, डिक्रीज एबिलिटी ऑफ हार्ट टू रिलैक्स एंड फिल। यहाँ पे थोड़ी सी मेरी ना इन स्लाइड से थोड़ी सी मेरी वो है, ऐसा नहीं है, ये ना सिंपैथेटिक में भी ये बात थोड़ी सी गलत सी लिखी हुई है, मतलब मैं इनसे एग्री नहीं करता। ये आप लास्ट लाइन पढ़ें, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इंक्रीज एबिलिटी ऑफ हार्ट टू रिलैक्स एंड फिल, दैट्स नॉट ट्रू एक्चुअली। ऐसा है कि जब कॉन्ट्रैक्ट होगी ना तो एबिलिटी ऑफ हार्ट ऑफ रिलैक्स एंड रीफिल ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकती। देखिए, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, ठीक है। हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो रिलैक्स और फिलिंग का टाइम नहीं मिलता हार्ट को, ठीक है। सो फिर यहां पे इस बात को इस तरह से लीजिएगा कि हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होने का मतलब ये नहीं है कि आपका हार्ट रेट इतना इंक्रीज हो गया है कि रिलैक्स और रीफिल को भी टाइम ना मिले।
हो सकता है यहाँ पे हार्ट रेट नॉर्मल हो लेकिन पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ गई हो मायोसाइट्स की। ठीक है, तो सिंपैथेटिक सिस्टम बेसिकली लिखना उनको यहाँ पे एलैबोरेट करके ये चाहिए था कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करेगा बट इट डजंट अफेक्ट द हार्ट रेट। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्टिलिटी को हमेशा हार्ट रेट के साथ मैच करते हैं तो इस बात पे ध्यान रखिएगा, इसको दोनों को इकट्ठा मत सोचिएगा कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब है हार्ट रेट भी इंक्रीज हो गया। होता है बट बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन बेसिकली सिंपैथेटिक सिस्टम का हार्ट रेट के साथ साथ ज्यादा इफेक्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे है। वो मायोसाइट्स की ये एबिलिटी बढ़ा देता है कि वो अच्छे से एफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्ट करे। जितने अच्छे से वो एफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना एफिशिएंटली वो ब्लड आगे बढ़ाएगा और ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। ब्लड सप्लाई ऑब्वियसली एयोर्टा का बढ़ाएगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्सेज कौन से हैं ये देख लीजिए, ये सारे रिस्पॉन्सेज हैं। अच्छा जी, अब हमने ना आगे पढ़ना है एक और कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ वेजल्स को पढ़ना है। ठीक है, कॉमन डिसऑर्डर्स जो हैं वो वेजल्स के वो कौन कौन से हैं। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस मैंने आपसे पहले भी कहा था स्क्लेरोसिस इज ए $5 वर्ड which meant by which goes with the meaning of actually scar formation। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जो है एक्चुअली स्क्लेरोसिस क्या है, स्कार फॉर्मेशन। ठीक है, स्क्लेरोसिस वहाँ होता है जहाँ पे स्कार बना हुआ होता है, जहाँ पे टिश्यू डैमेज होता है वहाँ पे स्कारिंग हुई हुई होती है। ठीक है, थिकनिंग और हार्डनिंग हो जाएगी वॉल्स ऑफ आर्टरीज की बिकॉज ऑफ मेरे ख्याल से रिपीटेटिव डैमेज बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ रीजंस या एनी काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन और एनी काइंड ऑफ कुछ भी कह सकते हैं, थ्रोम्बस फॉर्मेशन, कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ आउट बल्जिंग विच इज ऑल्सो कॉल्ड एन्यूरिज्म। किसी भी वजह से हार्डनिंग हो गई है वेस्कुलर वॉल की या थिकनिंग हो गई है। ठीक है, ओल्ड एज में ज़्यादातर होता है। ये देख लें, ये सारी रीजंस हैं। ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल या इन सब की वजह से क्या होगा, इन सब की वजह से वहाँ पे थ्रोम्बस बनेंगे, थ्रोम्बस बनेंगे, वॉल वीक होगी, वॉल वीक होगी तो उसके बाद जाहिर है कि वहाँ पे जो वॉल वीकनेस की वजह से हो सकता है कि वहाँ पे रप्चर हो जाए आर्टरी का, और अगर वहाँ पे रप्चर हो गया तो फिर हेमरेज हो जाएगा। ये सारी की सारी डिजीज़ हैं जो फिर वीक करती हैं आर्टीरियल वॉल को। देख लें एंडोथीलियम कितनी अच्छी है नॉर्मल आर्टरी में, यहाँ पे देखें ये प्लैक बन गया। ठीक है, ये स्मूथ मसल था लेकिन देखें ये कैल्शियम, ये सेलुलर डिब्राइज या लिपिड्स, जो कोलेस्ट्रॉल की भी हमने बात की, उसकी वजह से एक एक थ्रोम्बस बन गया, वहाँ पे एक प्लैक बन गया। ये जो प्लैक होगा इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक तो पेटेंसी ऑफ आर्टरी कम हो गई। जहाँ हमारे पास आर्टरी में 10 मिलीमीटर जगह थी जहां से हार्ट गुजर सकता था, अब हमारे पास सिर्फ 3 मिलीमीटर बची है। 7 मिलीमीटर पे हमारा कोलेस्ट्रॉल प्लैक बन गया, आर्टीरियल जो एथिरोमा बन गया। ठीक है, वहां पे या फिर थ्रोम्बस बन गया, जिसकी वजह से अब हम नैरोइंग ऑफ आर्टरी की वजह से ब्लड पूरा पहुंचा ही नहीं सकते। ठीक है, ब्लड पूरा नहीं पहुंचेगा ऑर्गन को तो सिम्टम्स आएंगे। जैसे ये है arteriosclerosis of the extremities disease of the blood vessels characterized by narrowing and hardening of the arteries that supply the legs and feet। अच्छा, legs and feet को अगर ना पहुंचे पूरा हार्ट ब्लड तो फिर क्या होगा, उसकी वजह से नीचे सिम्टम्स बढ़ने, लेग पेन होगी, इस्कीमिया होगा, इस्कीमिया में पेन होगी क्योंकि वहाँ पे एटीपी चाहिए मसल को बनाने के लिए। एटीपी नहीं मिल रही, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रही। वो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि ब्लड नहीं मिल रहा। ठीक है, तो जो ब्लड नहीं मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे मसल को, इस्कीमिया होगा, इस्कीमिया होगा आपको पेन होगा। ठीक है, कोल्ड लेग्स, ब्लड पहुंचेगा ही नहीं तो लेग्स कोल्ड नहीं होंगी क्योंकि टेम्परेचर तो उन्होंने मेंटेन करना है। मसल पेन होगी थाइज में, काव्स में, फीट में, ये होता है। नंबनेस होगी, ऑब्वियसली नंबनेस होगी क्योंकि वहां पे जो नर्व्स हैं जिन्होंने सेंसरी सिस्टम को कंट्रोल करना है उनको आर्टीरियोल सप्लाई कर रही हैं, वो आर्टीरियोल्स में तो ब्लड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्लड तो पीछे से आ ही नहीं रहा। तो अगर इन एथिरोमा ने या इस आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की वजह से वहां ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वहां की आर्टीरियोल्स को भी ब्लड नहीं पहुंचेगा, और आर्टीरियोल्स को भी ब्लड नहीं पहुंचेगा तो नर्व्स को ब्लड नहीं पहुंचेगा, और अगर नर्व्स को ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वो अल्टर्ड सेंसेशंस आपको फील करवाएंगी, विच इज नंबनेस। एन्यूरिज्म क्या है? एन्यूरिज्म ये है, ये बल्कि इस तरह से आपको समझ नहीं आएगी, सिर्फ आप डेफिनेशन पढ़ लें।
The wall of section of artery or vein or other blood vessel may become weak and begin to bulge like an underinflated balloon whose air is squeezed from the ends of the middle. आप इस तरह इसको इस बात से देखें, ये देखें, जो आपकी आर्टरी होगी उसकी वॉल वीक हो जाएगी, और जब उसकी वॉल वीक हो जाएगी तो वहां से जो ब्लड होगा उसके प्रेशर की वजह से उस वॉल की आउट बल्जिंग हो जाएगी, आउट पाउचिंग हो जाएगी, वो थोड़ा से फूल जाएगी उस जगह से, वो वहां से फूलेगी तो फिर लेटर ऑन वो जहां से फूली होगी वहां से तो वीकनिंग हुई भी है वेसल की, वो वहां से रप्चर हो जाएगी और ब्लड बाहर निकल जाएगा और फिर हेमरेज हो जाएगी। ये टाइप्स हैं कि रप्चर्ड सेक्युलर एन्यूरिज्म ऐसा दिखता है, फ्यूसिफॉर्म एन्यूरिज्म ऐसा दिखता है। ये आप देख लें, यहाँ पे उन्होंने बताया भी है, हेल्दी आर्टरी देख लें, एन्यूरिज्म ये देखें, ये एक बल्ज बना हुआ है, गुब्बारा बना हुआ है, ठीक है, देख रहे हैं आप, मसल लेयर के ऊपर एक बल्ज बना हुआ है। एन्यूरिज्म रिजल्ट व्हेन द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल बिकम वीक इन वन एरिया, ठीक है, वीक हो किस वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से, ट्रॉमा या कंजेनिटल डिजीजेज भी हो सकती हैं। कंजेनिटल डिजीज में दो नाम यहाँ पे लिए गए, तो मार्फन सिंड्रोम का नाम लिया गया, और भी बहुत सारी कंजेनिटल डिजीज हैं, जैसे पोलीआर्टराइटिस नोडोजा है, उसमें भी आपको एन्यूरिज्म्स मिलते हैं, वो भी एक ऑटोइम्यून डिजीज है। समटाइम्स इडियोपैथिक एन्यूरिज्म भी होता है, कोई रीज़न हमें नहीं पता, कुछ भी नहीं पता होता और एकदम बस एन्यूरिज्म हो जाता है, मे बी इस वजह से क्योंकि समटाइम्स हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा अगर इंक्रीज रहे तो वो प्रेशर ज़्यादा वॉल पे बनाएगा, जब वो ज़्यादा वॉल पे प्रेशर बनाएगा तो कहीं अगर कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन उस वॉल पे हुआ उस वेस्कुलर वॉल पे, तो वहाँ पे फिर आउट बल्जिंग हो जाएगी और एन्यूरिज्म बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि हमें रीज़न नहीं पता चली, मे बी दिस इज इडियोपैथिक, बट इट विल बी बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ डिजीज, कोई भी कोमॉर्बिडिटी होगी जो वहाँ पे वीक कर रही होगी उस वेसल वॉल को और एन्यूरिज्म को जनरेट कर देगी। थैंक यू जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर को।